साथियों नमस्कार। साथियों, आज भारतीय इतिहास में हम चर्चा करेंगे साइमन कमीशन की, नेहरू रिपोर्ट की। और नेहरू रिपोर्ट के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का जो एक दायित्व संभाला, जिसको हम लाहौर अधिवेशन के नाम से 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ उसे जानते। तो ये पूरी प्रक्रिया हम इतिहास में इन पर चर्चा करेंगे। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वो इसके लिए व्यवस्था की गई कि जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित किया गया 1919, तो उस अधिनियम में ये व्यवस्था कराई गई कि हर 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और ये आयोग इस बात की जांच करेगा कि हमारे द्वारा बनाए गए, हमारी जो सरकार बनाई गई, जो सरकार यह कार्य करेगी, तो उन कार्यों की समीक्षा के लिए कि उसमें कितनी गति हुई, कितनी तीव्रता आई, उसकी तीव्रता नापने के लिए, उसकी गति देखने के लिए ये आयोग गठित किया कार्यों की समीक्षा के लिए। ये व्यवस्था हर 10 वर्ष में हो। तो इसलिए जब 1921 में वो अधिनियम पारित हुआ तो उसके अनुसार ये काम 30 या 31 में होना चाहिए था, लेकिन हुआ यूँ कि ब्रिटेन में चुनाव थे और ब्रिटेन में चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का गठन 1927 में ही पहले ही कर दिया गया। 8 नवंबर 1927 को ही इस आयोग की नियुक्ति कर डाली। तो अब 8 नवंबर 1927 को जब आयोग की नियुक्ति हो गई तो वायवा लूटने के लिए ब्रिटेन में जब चुनाव हुए तो वहाँ पर जो सर जॉन साइमन थे वो उसके अध्यक्ष थे। उसके अलावा उसमें 7 यानी कि 6 सदस्य और भी थे, तो टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों की ये मतलब व्यवस्था बनाई गई, कमीशन बनाया गया और उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो जॉन साइमन थे। तो जॉन साइमन के अलावा जो इसमें सदस्य लिए गए उनमें एक सदस्य जो बाद में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो इटली लेबर पार्टी के थे, वो भी उसमें एक सदस्य थे। तो इटली ने ही घोषणा की थी हमारे देश की स्वतंत्रता की। तो ये जो सदस्य हैं इनके नाम हैं बाथम, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, और जो जॉन साइमन थे ये लिबरल पार्टी के थे, और आपके स्ट्रैथकोना कंजर्वेटिव पार्टी के थे। कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्य इसमें लिए गए थे, जिसमें 2 तो यही थे बाथम और कोना, जबकि 2 थे फॉक्स और कैडगन। तो फॉक्स और कैडगन, कोना यानी स्ट्रैथकोना और बाथम, ये 4 सदस्य ऐसे थे जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, और लिबरल पार्टी के थे जॉन साइमन। तो इस तरह से टोटल 5 सदस्य हुए। अब 2 सदस्य रह गए, एक एटली और एक आपके बर्नौन हार्टसॉन। तो एटली लेबर पार्टी के थे और बर्नौन हार्टसॉन भी लेबर पार्टी के थे। तो 2 सदस्य लेबर पार्टी के, 4 सदस्य कंजर्वेटिव पार्टी के और 1 सदस्य लिबरल पार्टी के। अकेले लिबरल पार्टी के जो सदस्य थे वो सर जॉन साइमन ही थे और उन्हीं को अध्यक्ष इस आयोग का बनाया गया था। तो यहाँ पर इस आयोग ने जब अपना ये काम करना शुरू किया और आयोग सबसे पहले जब बम्बई में पहुँचा तो बम्बई में ही इसका विरोध किया गया काले झंडे दिखाकर। उसके बाद ये आयोग फिर दिल्ली आता है तो दिल्ली में भी इसका विरोध किया गया, और इसका विरोध करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो केवल ये था क्योंकि इसमें सभी 7 के 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अगर उसमें 1 या 2 सदस्य भारतीय ले लिए जाते तो हो सकता है कि इस आयोग का विरोध ना होता। और इसलिए इस आयोग का
इतना बहिष्कार किया गया, इसका इतना विरोध किया गया कि डॉक्टर अंसारी थे। मद्रास अधिवेशन जब हुआ हमारा 1927 में, तो उसके अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अंसारी थे, वहाँ भी इस बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग हो या किसान मजदूर पार्टी हो या हिंदू महासभा हो, सभी ने मिलकर इस साइमन कमीशन का विरोध किया और साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारे पूरे देश में गूंजने लगे। जिस समय लाहौर में कमीशन पहुंचता है और वहां पर जो नेतृत्व किया था भीड़ का, वो लाला लाजपत राय ने किया था। और लाला लाजपत राय काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, काफ़ी फेमस एक तरह से नेता थे। तो पुलिस के साथ झड़प होती है और लाला लाजपत राय को लाठियां लग जाती हैं, चोट लग जाती है और बाद में फिर उनकी मृत्यु भी इसी साइमन कमीशन के विरोध के फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लखनऊ में जो इस साइमन कमीशन का जो विरोध किया, उसमें दो व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, एक गोविंद बल्लभ पंत और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। इस तरह विरोध पूरे देश में जगह जगह होते हैं और जगह जगह होकर साइमन कमीशन ने पूरे देश में भ्रमण करके अपनी रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित की और उसने जो सिफारिश की अपने कुछ बिंदुओं पर, वो भी मैं उन पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। उसने ये अपनी रिपोर्ट में कहा कि गवर्नर जनरल और जो गवर्नर हैं उनके अधिकारों को बढ़ाने का सुझाव दिया। द्वैध शासन जो चल रहा था प्रांतों में, उसे हटाने का सुझाव दिया और स्वतंत्रता, प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता सौंपने की सिफारिश उसने की। भारतीयों के मताधिकार की उसने सिफारिश की। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देने की उसने सिफारिश की। देसी रियासत के प्रतिनिधियों को स्थान देने की उसने सिफारिश की और जो केंद्र में भारतीयों का कोई उत्तरदायित्व नहीं देने की, केंद्र सरकार में भारतीयों को कोई भी उत्तरदायित्व ना मिले, उसकी सिफारिश इसी आयोग ने दी। उड़ीसा को अलग बनाने, सिंध को बम्बई से अलग करने और सेना का भारतीयकरण करने जैसे सुझाव भी इसी आयोग के द्वारा दिए गए। तो इस तरह से आयोग ने अपने ये कुछ सुझाव दिए, लेकिन इन कमीशन ने ये भी बात रखी कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित होने से पहले लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन इन सुझावों पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया जाए और इसी सुझाव के आधार पर हमारे प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन वहाँ हुए, प्रतिनिधियों को वहाँ बुलाकर। वो इसी का परिणाम था, क्योंकि लेकिन हालांकि ये रिपोर्ट पहले ही सार्वजनिक हो चुकी थी, लेकिन साइमन कमीशन की जो प्रतिक्रिया हैं वो देश में इतनी तेज़ी से फैली कि उसके रिएक्शन जगह जगह से वो आने लगे। हमारे यहाँ इसी के फलस्वरूप एक व्यक्ति थे जो भारत सचिव थे, जिनका नाम था लॉर्ड बर्केनहेड। और बर्केनहेड ने ये चेतावनी दे डाली कि भाई तुमसे तो अपना संविधान ही नहीं बनेगा, तुम अपना संविधान किस तरह से बनाओगे, तुम्हारा प्रारूप क्या होगा, हमें उसे दिखाओ। यदि हम तुम्हें स्वतंत्रता दें भी तो दें किस बेस पर। यहाँ से शुरुआत होती है नेहरू रिपोर्ट की।
और इसी चीज, नेहरू रिपोर्ट की उत्पत्ति इसी चीज से होती है। तो भारतीयों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू दोनों ने इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार किया। इनके अलावा इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने में जो और भी सदस्य थे, वो 9 सदस्यों की एक समिति तैयार की गई। हालांकि इसमें भी एक रूपरेखा मैं बता दूं कि इस नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए पहला सम्मेलन दिल्ली में एक सर्वदलीय बैठक 28 फरवरी 1928 को बुलाई गई, लेकिन वहाँ कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो फेल रही। और फिर दूसरी जो बैठक थी वो बम्बई में मई 28 में ही, यानी फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने बाद बम्बई में फिर बैठक हुई। और वहाँ पर जो डॉक्टर अंसारी थे वो उसके अध्यक्ष थे उस बैठक के, जिनका मैंने पिछले अभी जिक्र किया कि मद्रास अधिवेशन जब हुआ वहाँ अंसारी अध्यक्ष थे। तो नेहरू रिपोर्ट में भी जो बम्बई अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष भी अंसारी ही थे और उनकी देख रेख में ये बैठक 28 यानी मई 28 में कराई गई और 9 सदस्य उसमें थे। अब ये 9 सदस्य कौन थे, इनको भी थोड़ा सा देख लेते, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट को प्रकाशित करने में या नेहरू रिपोर्ट को बनाने में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं था या कौन इसमें सम्मिलित नहीं था। 3 नाम ऐसे दे देंगे जो उसमें थे और 1 नाम ऐसा दे देंगे जो उसमें नहीं था। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि इसमें जवाहरलाल नेहरू ही नहीं थे, मोतीलाल नेहरू उनके पिताजी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे, जबकि वैसे वो नेहरू रिपोर्ट बोली जाती है तो वो मोतीलाल नेहरू की वजह से बोली जाती है। मलकन जवाहरलाल नेहरू ने तो इसका विरोध भी किया था। वही बात मैं तुम्हें अभी इसी में, जब पूर्ण स्वराज की बात क्यों आई, वो इसीलिए तो आई क्योंकि नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। उन्होंने कहा कि पूर्ण स्वराज का इसमें जिक्र भी नहीं किया गया और मैं तो इसका विरोध करूंगा, और इसीलिए उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करी। और वो फिर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है वो वहाँ किया गया। हालांकि वहाँ पर जो प्रपोजल बनाया गया, प्रस्ताव बनाया गया, वो अध्यक्ष के लिए महात्मा गांधी का नाम था, लेकिन महात्मा गांधी का नाम फिर हटा करके जवाहरलाल नेहरू को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया और उसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात रखी। और 26 जनवरी 1929 को वहाँ पर पूर्ण स्वराज मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की जो डेट है वो तय की गई बाद में आकर, क्योंकि हम उससे पहले पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को मना चुके थे। ये उसकी गहराई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डीपली कुछ बातें वो लेक्चर से बड़ी क्लियर होनी चाहिए और इसीलिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो सदस्य थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे और तेज बहादुर सप्रू वो भी थे, NM जोशी लेबर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस, MS अड़े हिंदू महासभा, MR जयकर, अली इमाम शोएब कुरैशी और मंगल सिंह सिखों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस तरह से ये लोग इसमें शामिल हुए। अब चूंकि ये कार्य जो किया था वो प्रारूप जो बनाया था वो मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने किया था और लेखन का कार्य स्वयं मोतीलाल नेहरू ने किया था, इसलिए इसे नेहरू रिपोर्ट की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू का इतना ज़्यादा खास रोल नहीं था, तो उन्हीं के नाम से ये नेहरू रिपोर्ट मानी गई और इस रिपोर्ट को 10 अगस्त 1928 को प्रस्तुत किया गया था। 10 अगस्त 1928, 28 अगस्त 1928 को लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में इसे सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। तो बाद में
क्योंकि अब मैं इनके जो द्वारा बताए गए, भाई हालांकि हमारा जो संविधान था वो काफ़ी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर डिपेंड है, लेकिन इसमें पूर्ण स्वराज की जो मांग नहीं की गई थी, इसलिए इसका विरोध भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और बाद में फिर उन्होंने पूर्ण स्वराज का दर्जा देते हुए लाहौर अधिवेशन की जो बात मैंने रखी थी वो हुई। अब इसमें नेहरू रिपोर्ट में जो बातें आई निकल करके वो क्या क्या थी? भारत को अधिराज का दर्जा यानी डोमिनियन पद दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय की इसमें व्यवस्था की जाए, देश में भारत एक संघ होगा और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था हो, प्रांतों में डबल यानी कि द्वैध शासन नहीं होगा और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो कि अंग्रेज ब्रिटिशर्स कराना चाहते थे, लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में उसकी व्यवस्था या उसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया था। उसकी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं की जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की सिफारिश की गई थी। सिंध को बंबई से अलग किया जाए, उसकी सिफारिश इस नेहरू रिपोर्ट में भी की गई थी। और नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति के जो सदस्य थे वो विभिन्न संप्रदायों के थे, अलग अलग लोग थे, लेकिन अनेक दलों ने, संप्रदायों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और 1927 के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का जो लक्ष्य है उसे पारित किया था, वो इसमें था ही नहीं। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग AIIL ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग जो बनाई थी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, वो इसी से नाराज होकर, नेहरू रिपोर्ट से ही नाराज होकर 1928 में बनाई थी। बाद में संशोधित नेहरू रिपोर्ट अंग्रेजों के सम्मुख प्रस्तुत की गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने इस संशोधित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कुल मिला के ये जो है फेल बात रही। और जिन्ना ने तो अपना एक 14 सूत्रीय फॉर्मूला भी इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में बनाकर पेश कर दिया था। उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि वो 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था, उन्होंने क्या क्या बातें रखी, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं जिन्ना के 14 सूत्री फॉर्मूला की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं वीडियो 20-22 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि 20-22 मिनट के लेक्चर को बच्चा आराम से सुन लेता है और उसे समझ लेता है। और मेरा ये सबसे पहली मेरी जो ये प्राथमिकता है कि बच्चा उस जो भी सुने वो आराम से सुने और समझे। अदरवाइज मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ और बच्चा उसे सुने ही ना, तो फिर उसे माइंड में क्या रखेगा वो, तो वो मैं नहीं करता। मेरी वीडियो 20-22 मिनट से लंबी नहीं मिलेगी। आराम से फ़ोन को पास में रख लो और आराम से उस लेक्चर को सुनते रहो। आपके माइंड में ऐसे बात सेट होती चली जाएगी, बिल्कुल सिस्टमेटिक। यही मेरा उद्देश्य है कि बच्चे अधिक से अधिक उस वीडियो का लाभ लें। तो जब ये सब विरोध होता गया तो पूर्ण स्वराज की मांग उठी और उसी का परिणाम था कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जबकि अध्यक्ष पद के लिए जब वहाँ अधिवेशन हुआ, उसे कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहा जाता है लाहौर में 1929 में, तो उसमें प्रस्ताव में नाम महात्मा गांधी का था, लेकिन महात्मा गांधी ने अपने स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। महात्मा गांधी ने स्वयं अध्यक्ष उन्हें मनोनीत किया और इस प्रकार गोलमेज सम्मेलन से संबंध मैं कहाँ पहुँच गया, गोलमेज सम्मेलन, गलती हो गई। तो जब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया जवाहरलाल नेहरू को, तो उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग बुलंद की और पंडित नेहरू ने उसी समय ये कहा था कि हमारा एक ही लक्ष्य है और वो है स्वाधीनता। स्वाधीनता,
स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। वो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में जो स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी वो ब्रिटिश ताज के अधीन रखी गई थी, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं थी। तो यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी इस लाहौर अधिवेशन में। और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। तो 31 दिसंबर 1929 को तो ये कार्य हो गया। बाद में फिर 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को जब ये पूर्ण स्वतंत्रता पूरे देश में मना लिया गया, इसी कारण से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लोकतांत्रिक तरीके से संविधान को लागू कर दिया गया देश आज़ादी होने के बाद। तो ये जो डेट है 26 जनवरी, ये वहीं से निकली हुई डेट है। तो ये कुछ अंश थे नेहरू रिपोर्ट के, साइमन कमीशन के। और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो 14 सूत्री जिन्ना का फॉर्मूला है, उसकी वीडियो मेरी अगली आएगी। ये वीडियो नंबर मेरी 37वीं वीडियो है ये, तो 37वीं वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मेरी अगली वीडियो आएगी। तो मैं बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि बच्चे इस वीडियो को सुनें, अधिक से अधिक शेयर करें और उन बच्चों पर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास को समझना और पढ़ना चाहते हैं और कंपटीशन में अपना स्थान कुछ बनाना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये लेक्चर हैं। यूजीसी नेट, IAS, PCS की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, वे बच्चे इन लेक्चरों का आनंद लें, लाभ लें और कंसंट्रेट होकर के सुनें। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।